नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वतंत्रता पूर्व भारत की नवदुर्गा इस नवरात्रि स्पेशल सीरीज में। आज हम स्वतंत्रता संग्राम के उस स्वर्णिम पृष्ठ के बारे में बात करेंगे जो विरासत होते हुए भी उपेक्षित है। अर्थात आज हम बात करने वाले हैं महान भारतीय क्रांतिकारी बहादुर योद्धा भीमाबाई की। महाराजा यशवंतराव होलकर की बहादुर बेटी भीमाबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक स्वर्णिम पृष्ठ है। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर की विरासत आगे बढ़ाने वाली भीमाबाई ने अपने पिता के स्वप्न पूर्ति हेतु दिए विश्वास को सार्थ करने के लिए अंतिम सांस तक लड़ती रही। वह शस्त्र चलाने में और घुड़सवारी में निपुण थी। अत्यंत स्वाभिमानी, शूर और साहसी पराक्रमी पुरुष की भांति वह युद्ध कला में तरबेज थी। इसलिए एक कवि ने उनके बारे में लिखते हैं, वीर शेरनी लड़ने वाली, रण से हुई सगाई थी, खूब लड़ी मर्दानी रण में, वह तो भीमाबाई थी। भीमाबाई का जन्म 17 सितंबर 1795 को पुणे में हुआ था। उनकी मां का नाम लाड़ाबाई था और उनके पिता का नाम यशवंतराव होलकर था, जो भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। दौलतराव शिंदे ने सत्ता की वासना के कारण पुणे में मल्हारराव होलकर द्वितीय की हत्या कर दी थी। यशवंतराव और विठोजी दोनों को शिंदे मारना चाहता था, इसलिए उन्हें पुणे से भागना पड़ा। शिंदे ने नवजात भीमाबाई और उनकी मां लाड़ाबाई को कैद करके इसका बदला लिया। 25 अक्टूबर 1802 को यशवंतराव ने पुणे पर आक्रमण करके शिंदे और पेशवा को हराया और भीमाबाई व उनकी माता को कैद से मुक्त कराया। इस वीरांगना को अपनी मां के साथ 6 साल कैद में ही रहना पड़ा। हालांकि उनकी रिहाई के बाद यशवंतराव ने भीमाबाई की शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया। एक ब्रिटिश विद्वान मैरी सदरलैंड का कहना है, ऐसे समय में जब भारत में महिलाओं को एकांत में पर्दे में रहना पड़ता था, शिक्षा के विचार के बिना अत्यधिक कारावास और अपमान का जीवन जीना पड़ता था, यह छत्रपति महाराजा यशवंतराव जैसे एक दूरदर्शी व्यक्ति ने भीमाबाई को शिक्षित करने और उसे एक सेनानी बनाने के लिए निर्णय लेना एक क्रांतिकारी घटना थी। बेशक होलकर परिवार के लिए ऐसी सामाजिक क्रांति कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि सूबेदार मल्हारराव होलकर की पत्नी गौतमाबाई उनकी गैर मौजूदगी में राजकाज का काम देखती थी और पूरा विश्व इस बात से वाकिफ है कि राष्ट्रमाता अहिल्याबाई खुद शिक्षित भी थी और उस समय भाला फेंकने वाले में कोई व्यक्ति उनका हाथ नहीं रखता था। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने दुनिया का पहला महिला सैन्य प्रशिक्षण स्कूल भी स्थापित किया था, जिस बटालियन के डर से रघुनाथराव पेशवा को भी भागना पड़ा। ये सच है कि यशवंतराव ने अंग्रेजों के साथ अपना संघर्ष जारी रखा और 18 सफल युद्धों में अंग्रेजों को हराया, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की उपेक्षा नहीं की। भीमाबाई का विवाह धार के एक संस्थानी गोविंदराव बुले से हुआ था। यशवंतराव ने अपनी प्यारी बेटी को व्यक्तिगत आय के लिए पेटलवाड़ जहांगीर में दे दिया, लेकिन शादी के 2 साल के भीतर ही भीमाबाई विधवा हो गई और वह वापस अपने पिता के पास आ गई। भानपुरा में यशवंतराव द्वारा शुरू की गई तोपखाने की फैक्ट्री और एक नई सेना की भर्ती को देखने की जिम्मेदारी उन्होंने ली। वह अश्व परीक्षा से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए पूरे भारत से अपनी सेना के लिए 1 लाख घोड़े खरीदने की यशवंतराव की योजना में एक प्रमुख भूमिका भीमाबाई निभा रही थी। यशवंतराव की योजना भारतीय स्वतंत्रता के लिए कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय पर हमला करने की थी। दुर्भाग्य से यशवंतराव का 28 अक्टूबर 1811 को ब्रेन ट्यूमर के कारण भानपुरा में समय से पहले ही निधन हो गया। उस समय भीमाबाई का छोटा भाई मल्हारराव तृतीय केवल 6 वर्ष का था। महारानी तुलसाबाई मल्हारराव तृतीय के शासन के रूप में कार्य करते हुए व्यस्त थी और भीमाबाई सैन्य पुनर्गठन में लगी हुई थी। यशवंतराव की मृत्यु के साथ अंग्रेज होलकरी संस्थान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे सफल नहीं हो रहे थे, क्योंकि उस समय भारत में होलकर की सेना सबसे मजबूत मानी जाती थी। आखिरकार अंग्रेजों ने धोखे का सहारा लिया
और होलकर के योद्धा सेनापति गफूर खान को जावरा की जहांगीरी देने का प्रलोभन दिया गया। इस राजद्रोही ने 19 दिसंबर 1817 को महारानी तुलसाबाई की बेरहमी से हत्या कर दी और उनके शव को क्षिप्रा नदी में फेंक दिया। उस समय भीमाबाई और मल्हारराव तृतीय महिदपुर में मालकम द्वारा भेजी गई ब्रिटिश सेना और सेनानी सर थॉमस हिजलॉप से लड़ने की तैयारी में थे। मल्हारराव उस समय केवल 12 वर्ष के थे, जबकि भीमाबाई 23 वर्ष की थी। वह घुड़सवार सेना का नेतृत्व कर रही थी। 28 दिसंबर की सुबह युद्ध शुरू हुआ और दोपहर के 3 बजे तक अंग्रेजों को काटकर होलकर सेना जीत के क्षण तक पहुंच गई थी। लेकिन रणनीतिक समय पर गफूर खान ने अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान को छोड़ दिया। ब्रिटिशों की जो जीत हुई वह गफूर खान द्वारा विश्वासघात के कारण हुई। इस संबंध में तत्कालीन इतिहासकार लुत्फुल्लाह बेग लिखते हैं कि अगर गफूर खान ने जागीर के लालच में विश्वासघात नहीं किया होता तो अंग्रेजों का नाक कुचला होता और भारत पर शासन करना उनके लिए असंभव होता। इस युद्ध के बाद मल्हारराव को मंदसौर में अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी, लेकिन भीमाबाई अपने 3000 घुड़सवारों के साथ भाग गई थी। अंग्रेजों से उसकी लड़ाई नहीं रुकी। वह सचमुच जंगल में चली गई और अपने पिता के नक्शे कदम पर चली और गुरिल्ला युद्ध नीति का अवलंबन किया। उसने मालकम की सेना पर गुरिल्ला हमले किए, ब्रिटिशों का खजाना लूट लिया, कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। मार्च 1818 में मालकम की सेना पर अचानक हमला किया और उस युद्ध में मालकम को खुद भागना पड़ा। भीमाबाई की असली ताकत उनकी पेंडारी ईमानदार सेना थी। यह महसूस करते हुए अंग्रेजों ने पेंडारी के खिलाफ अभियान चलाया। उन्हें पुनर्वास करने और जमीन और जागीर देने का लालच भी दिया। परिणाम स्वरूप कई पेंडारी लोग भीमाबाई को छोड़ने लगे। अपने पिता की तरह भीमाबाई ने भारतीय संस्थानिकों को विद्रोह के पत्र भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन किसी ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। मालकम भीमाबाई के विनाश के लिए भीमाबाई का अनुसरण कर रहा था, लेकिन भीमाबाई आज यहाँ तो कल वहाँ। उसने अंग्रेजी ठिकानों पर आश्चर्यजनक हमला किया था और लूटपाट की थी। भीमाबाई पर अभियान सफल होने का नाम नहीं ले रहा था। मालकम ने फिर धोखे का सहारा लिया और उसने भीमाबाई के मुख्य सेनानी रोशन खान को ही लालच देकर विश्वासघाती बनाया। जब भीमाबाई का मुकाम धार के करीब था, तब रोशन खान ने मालकम को सूचित किया। मालकम ने तुरंत भीमाबाई पर हमला करने के लिए विलियम कीर नामक करीब के एक सेनानी को भेजा और चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि उस समय एक भी सैनिक ने हथियार नहीं उठाया और उन्होंने भीमाबाई को अकेला छोड़ दिया। भीमाबाई को कैद कर लिया गया। वह रामपुरा के किले में कैद थी। कैद में ही भीमाबाई का निधन 28 नवंबर 1858 को हुआ था। यह भारत के इतिहास की दुर्भाग्यशाली घटना है कि भारत की यह महान क्रांतिकारी वीरांगना महिला कैद में ही पैदा हुई और कैद में ही मर गई।